5 अगस्त 2019 के बाद देश विरोधी नारे लगने कश्मीर में बंद हो गए। 5 अगस्त 2019 के बाद हुर्रियत का बंद का कैलेंडर ख़त्म हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और ख़ासकर लाल चौक और पूरे कश्मीर के अंदर हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया गया। हालात सुधरने की अगर बात करें तो हमारे बच्चे और बच्चियां आज स्कूल और कॉलेज में आराम से पढ़ने जा रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है कहीं कहीं इनकाउंटर हो रहा है, कहीं टेररिस्ट कुछ कहीं आ गए हैं। हालात सुधरने का मतलब यह है कि आज आर्मी की गाड़ियों को पत्थर नहीं बजते हैं। हालात सुधरने का मतलब यह है कि अलगाववादी नज़र नहीं आ रहे। हालात सुधरने का मतलब यह है कि हुर्रियत के दफ्तर के ऊपर भारत जिंदाबाद का आज वो बोर्ड उतार कर हुर्रियत के दफ्तर के ऊपर भारत जिंदाबाद का नारा जो है वो लिखा गया है। इसको हालात सुधरना हम कहें। पाकिस्तान बाज तो नहीं आएगा, हार चुका है। वो युद्ध में भी हारा और इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी वो हार चुका है। और हारने के बाद वो इस किस्म की सिलेक्टिव किलिंग्स करके जो एक बड़ा एक मोटिव है कि जम्मू कश्मीर को शांति की तरफ ले जाना, उसको थोड़ा सा वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। और उन लोगों को जो पुष्ट पुनाई है वो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जो हैं वो करते हैं। इनसाइडर देख रहे हैं आप और मैं हूँ खालिद मजीद। इस समय हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं विभूत गुप्ता जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर। धन्यवाद आपका, आप आए मेरे पास। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं? एक तरफ जहाँ भी इलेक्शंस की भी तैयारियाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि नया कश्मीर बनेगा, हालात सुधरेंगे, लेकिन हालात कुछ डिफरेंट इस समय लग रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए खालिद जी, हालात सुधरने की जो आप बात कर रहे हैं, पहले हमें ये एक परिभाषा तय करनी होगी कि हालात सुधरने का मतलब क्या है। जो मेरी परिभाषा है, जो हमारी पार्टी की परिभाषा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 5 अगस्त 2019 के बाद देश विरोधी नारे लगने कश्मीर में बंद हो गए। 5 अगस्त 2019 के बाद हुर्रियत का बंद का कैलेंडर ख़त्म हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और ख़ासकर लाल चौक और पूरे कश्मीर के अंदर हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया गया। ये सभी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन किलिंग्स का दौर जो है वो ज़्यादा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का पहले कहा गया था ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हालात कुछ ज़्यादा बिगड़े नज़र आ रहे हैं। कह रहा हूँ, मैं उसी पे आता हूँ ना, मैं उसी पे आने लगा हूँ। हालात सुधरने की अगर बात करें तो हमारे बच्चे और बच्चियां आज स्कूल और कॉलेज में आराम से पढ़ने जा रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है कहीं कहीं इनकाउंटर हो रहा है, कहीं टेररिस्ट कुछ कहीं आ गए हैं। हालात सुधरने का मतलब यह है कि आज आर्मी की गाड़ियों को पत्थर नहीं बजते हैं। हालात सुधरने का मतलब यह है कि अलगाववादी नज़र नहीं आ रहे। हालात सुधरने का मतलब यह है कि हुर्रियत के दफ्तर के ऊपर भारत जिंदाबाद का आज वो बोर्ड उतार कर हुर्रियत के दफ्तर के ऊपर भारत जिंदाबाद का नारा जो है वो लिखा गया है। इसको हालात सुधरना हम कहेंगे। जहाँ तक किलिंग की बात है, सिलेक्टिव किलिंग की बात है, जो वो रेगुलर पिछले 1-1.5 साल से हो रही हैं, पाकिस्तान बाज तो नहीं आएगा, हार चुका है। वो युद्ध में भी हारा और इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी वो हार चुका है। और हारने के बाद वो इस किस्म की सिलेक्टिव किलिंग्स करके जो एक बड़ा एक मोटिव है कि जम्मू कश्मीर को शांति की तरफ ले जाना, उसको थोड़ा सा वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। और उन लोगों को जो पुष्ट पुनाई है वो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जो हैं वो करते हैं। अब जो किलिंग्स की जहाँ तक बात है, जो किलिंग्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर के अंदर हुई, कांग्रेस के दौर के अंदर हुई, आप राजौरी का भी इतिहास निकाल के देखें कितनी किलिंग्स हुई, कितने मैसेकर हुए। डोडा बदरवा किश्तवाड़ का भी आप इतिहास निकाल के देखिए, सुरनकोट का इतिहास निकाल के देखिए। कश्मीर के अंदर कितने बड़े बड़े मैसेकर्स वहाँ पर हुए। कश्मीरी पंडितों को 1990 में निकाल दिया गया। और 5 अगस्त 2019 के बाद आज टूरिस्ट वहाँ जा रहा है। आज होटलों के रेट बड़े हाई हो गए। इन सब बातों को हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है, पीस की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और उसमें जो जिन परिवारों की जानें गई हैं वो हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी
कश्मीरी पंडित जो हैं उनके साथ वेरी फर्स्ट डे जब से उनके साथ इन लोगों ने ज्यादती करनी शुरू की थी तब से लेकर आज तक हम उस समाज के साथ खड़े हैं। ये ठीक बात है कि कायराना हरकत है जिसका जितना कंडेम्ड किया जाए उतना थोड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हम ये मान के चलते हैं ये सिलेक्टिव किलिंग्स भी बंद होंगी। लेकिन सर लोगों का कहना है कि जैसे आपने कहा कि एक परिभाषा है जिस तरह आपने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दफ़ा 370 के बाद लोग ये बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए हुए बैठे थे, यहाँ पर रोज़गार आएगा, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आएगी, लेकिन जिस तरह की रिक्रूटमेंट भी हुई उसमें इतने बड़े बड़े स्कैम्स का आना और जम्मू कश्मीर के इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स का उसमें जो है हाथ होना। आपने अभी सुना होगा कि एक BSF के मेडिकल ऑफिसर, उनको भी जो है CBI ने जो दबोच लिया, उनका भी हाथ जो निकला, वो जो अभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें पेपर के लीक होने में। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आप करते हैं कि डेवलपमेंट होगी, बच्चों के रोज़गार नहीं, पहले आपने डेवलपमेंट कहा फिर आपने बच्चों के रोज़गार की बात की। जहाँ तक डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो जितनी डेवलपमेंट इन 3 वर्षों में हुई है उतनी कभी नहीं हुई है। आप खुद विटनेस हैं। आप देखें कि जम्मू के पेरिफेरी में देखें, आप डोडा से हैं, आप डोडा में जाकर देखें कितनी सड़कें बन रही हैं, डोडा के अंदर और कितने प्रोजेक्ट आ चुके हैं, और वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूशन आए हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। हमारे किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा के बच्चों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। और जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, ये बात ठीक है कि बेरोज़गारी बढ़ी है क्योंकि एजुकेशन का रेट बढ़ता जा रहा है। आज हर घर में आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BTech, M.Tech, MBA करे हुए बच्चे जो हैं मिलेंगे। गरीब परिवार का बच्चा भी जो है वो आज PhD कर रहा है। वो एक कारण एजुकेशन रेट का बढ़ना, दूसरा यहाँ प्राइवेट सेक्टर का ना होना, और जिसके कारण गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस चले। और ठीक बात आपने कही कि ये 3-4 जो स्कैम हुए उसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, और वो जो 3-4 उसके ऊपर आप मुझे बताएं, क्या ये स्कैम ये 3 अगस्त 2019 के बाद होने शुरू हुए हैं या उससे पहले भी होते होंगे, लेकिन पुष्ट पुनाई जो थे पॉलिटिकल लोग उन लोगों की कर देते थे। और आज यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन ने CBI इंक्वायरी के लिए सिफारिश की, CBI इंक्वायरी हो रही है। उसमें जो आपने कहा कि वो ऑफिसर पकड़ा गया, अब वो जो ऑफिसर पकड़ा गया उसको चौराहे में फांसी देनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्पष्ट ये मानना था कि इंटरव्यूज़ के अंदर एक धांधली होती है। जो जिनकी कोई सिफारिश नहीं है उसने अच्छे नंबर रिटर्न में लिए हैं और इंटरव्यू में वो अगर सिफारिश नहीं है तो वो रह जाता था। उन्होंने इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दिए। अब रिटर्न में जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके बाद जो एम्प्लॉइज़ हैं इस किस्म की कोई हिमाकत नहीं करेंगे। सर, इसके अलावा ये भी पूछना चाहूँगा कि हाल ही में अमित शाह जी का जो दौरा है वो राजौरी का, उसके बाद वो कश्मीर भी गई। वहाँ पर उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को जो है ST का दर्जा भी मिलेगा, इस पर भी जो है वो बात हुई। तो ये कब मिलेगा? उन्होंने कहा कि मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि राजौरी पुंछ की रैली जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ऐतिहासिक रैली है। ना पहले इतनी बड़ी रैली हुई, ना अगले आने वाले 100 साल ये ऐसी रैली हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए मेंढर से लोग कब मिलेगा? मैं मेंढर में वही आने लगा हूँ ना कि मेंढर से लोग पैदल उस रैली के अंदर आए। 1 लाख से ज़्यादा लोग उस रैली के अंदर थे, और माननीय गृह मंत्री जी ने साफ शब्दों में ये बात बोली। उन्होंने ये कहा जस्टिस GD शर्मा जो हैं उनके जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है वो लागू की जाएगी। उसमें सिफारिश की गई है गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी जो लोग हैं उनको ST का दर्जा देने की बात। तो ये बात आज ही क्यों हुई? साल 2014 में क्यों नहीं करी गई थी ये बात? कौन सी बात? इसी की आज ही क्यों राजौरी वालों को याद किया गया और पहाड़ियों को जो है याद किया? आज नहीं किया गया। आप इस बात को इस ढंग से लें, पहली बार 15 अगस्त 2019 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले से ये बोला था
कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी भाइयों और बहनों की जो तकलीफ़ है, दुख है, वो भी हम दूर करेंगे। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से ये बात बोली। माननीय अमित शाह जी ने जम्मू की रैली के अंदर ये बोला था कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी कबीले का भी हो सकता है। देखिए, ये बीजेपी की कथनी करने में फ़र्क नहीं है। जो 4% रिजर्वेशन अभी जो पहाड़ी कबीले के लोगों को मिली है, वो 5 अगस्त 2019 के बाद मिली है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के जो लोग हैं, उन लोग तो हमेशा इन लोगों के वोट लेते रहे, इन लोगों के वोट लेते रहे, एमएलए बनते रहे, मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन इनका पक्ष ढंग से कभी नहीं रखा। हम लोगों ने पूरा पक्ष रखा, हम लोगों ने पूरी बात की। और आज गृह मंत्री जी का राजौरी और बारामूला में दोनों जगह ये बात बोलनी, इसका मतलब यह है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जस्टिस जीडी शर्मा की कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। खाली पहाड़ी कबीले की बात नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, ये भी सामने आया कि जिस तरह पहले भी उन्होंने कहा कि 15 लाख आएंगे, एक जुमला बनाया था, क्या कहीं ऐसा न होते जम्मू कश्मीर के उन पहाड़ियों के लिए भी एक जुमला ही ये साबित हो सकता है? देखिए, आप एक बात मान के चलें, देखो चीज़ें बनाने पे आए तो जितनी मर्जी हम बना लें। जन धन योजना की बात कर रहे हैं ना आप, जन धन योजना के, हाँ 15 लाख, हाँ वही बता रहा हूँ ना, वो जन धन योजना के अकाउंट खुले थे। हर गरीब का जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खुला, करोड़ों गरीबों का जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खुला। ये अपने आप में बड़ा इतिहास था। और कांग्रेस और इन लोगों ने एक जुमला बनाने की कोशिश की, 15 लाख ना सही, कोविड के अंदर हमारी बहनों को जो जन धन योजना के तहत जिनके अकाउंट खुले हुए थे, उनके अकाउंट में रुपए गए। आज जन धन योजना के तहत जिनके अकाउंट खुले हैं, किसानों के रुपए उसमें जा रहे हैं। वो जुमला नहीं था, उससे बड़ा फ़ायदा गरीब समाज को हुआ है। दूसरी बड़ी बात, पहाड़ियों को जो एसटी देने वाली बात है, वो कमिटमेंट है, वो एक वादा है। और वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजौरी और बारामूला की रैली में खुलकर बोला है, और कमीशन की रिपोर्ट पहाड़ी कबीले के हक में गई है। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि खाली पहाड़ी कबीले की बात नहीं है। उससे पहले गुज्जर बकरवाल समाज के साथ इंसाफ हुआ, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, उनको उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया गया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट उनको दिए गए। हमने एक अपने गुज्जर नेता को पार्टी ने राज्यसभा में जो है वो भेजा। कुल मिलाकर सब समाज की बात करना, किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना हो। ओबीसी समाज की भी बात चल रही है कि वो उनको भी जहाँ पर दबाया गया, उनको उनका राइट नहीं दिए गए, उनको उनकी रिजर्वेशन नहीं दी गई। जस्टिस जीडी शर्मा ने उनके लिए भी रिकमेंडेशन की है, उनको भी आने वाले दिनों के अंदर रिजर्वेशन मिलेगी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उसमें सब लोग आते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरह अभी जम्मू कश्मीर में हालात है, कश्मीर में आपने देखा रिसेंटली जो है किलिंग हुई, और उसके बाद कल ही 1-2 नॉन लोकल्स को और जो है वहाँ पर मारा गया, लेकिन इस पर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्या कहेंगे आप? उन्होंने ये कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये सिलसिला नहीं रुक सकता। इसके ऊपर पुलिस को हर थाने के अंदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ FIR लगानी चाहिए, साजिश की। जब कोई इंसान किलिंग के बाद ये बात कहता है कि ये किलिंग्स नहीं रुक सकती, कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, या तो वो बताते हैं कि इंसाफ क्या है। एक तो FIR जो है रजिस्टर होनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, और दूसरी बड़ी बात आपके माध्यम से मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहूँगा, जब NDA की गवर्नमेंट थी पहली, उसमें टाडा कानून आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। टाडा कानून क्योंकि और टाडा कानून के तहत ये था कि आप सस्पेक्ट को उठा सकते हैं, उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदाज़ा है कि सबसे पहले किस स्टेट ने लागू किया? आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप शायद उस समय से सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टाडा कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू किया। कौन से इंसाफ क्यों? क्योंकि वो क्यों किया उन्होंने लागू? उस समय तो 370 था, उस समय तो 35A था, टाडा कानून क्यों लगाया? वो अटानमी की बात करते हैं, वो 370 और 35A की बात करते हैं। जब 2/3 मेजॉरिटी फारूक अब्दुल्ला साहब की जम्मू कश्मीर के अंदर थी, और इनका बेटा श्री जो है वो दिल्ली में मिनिस्टर थे, यहाँ से इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी ने पास करके कि यहाँ का अटानमी दी जाए, ठीक है, प्री 53 की पोजीशन बहाल की जाए, ये एक यहाँ से पास करके दिल्ली भेजा। और NDA की गवर्नमेंट ने उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उस समय उमर अब्दुल्ला ने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया?
जिस पार्टी जो पार्टी ऑटोनॉमी की बात करती है, 370 की बात करती है, 35A की बात करती है, और जब वो गवर्नमेंट में दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली की गवर्नमेंट उनकी अपनी ही जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के इस रेजोल्यूशन को जो पास होकर बिल जाता है उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डालता है। अगर ये लोग सही मायने में कश्मीरियों के हमदर्द हों, जो ये कहते हैं, तो क्या उनको सरकार से बाहर नहीं आ जाना चाहिए था? नहीं आए, नहीं बोले। ऐसे मौका प्रस्त बातें अगर फारूक अब्दुल्ला साहब की देखी जाएं तो बहुत है। सर, कल एक PAGD की भी मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि एक सर्वे हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में पूरी तरह जो है नाकाम नजर आ रही है, वो कहीं जीतने के काबिल नहीं रही है। एक परसों मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि इसीलिए जो है वो कुछ बाहर के वोटर्स को जो है वो ऐड करना चाह रही है। अभी एक ऑर्डर भी परसों निकला था, एक दिन निकला, दूसरे दिन जो है वो वापस चला गया। आप ये देखें, अभी तक 5 लाख वोटर बना होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी जो नए वोट बने हैं ना, मुझे लगता है कि लगभग 5 लाख वोट बना है। आप एक बार इसका सर्वे करें, आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वहाँ से उनसे लें लिस्ट, आप देखें कि बाहर का कितना वोटर बना है। आप ये देखें कि सीधी बात है, वोट आधार लिंक हो रहा है। जब वोट आधार लिंक होगा तो उस इंसान का, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो बंगाल का है, चाहे वो कहीं का भी है, वहाँ से उसका वोट कटेगा। उसको वहाँ से वोट काटना है और यहाँ वोट बनाना है, ठीक है ना। और वो वहाँ का वोट काटेगा तो यहाँ वोट बनाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, ये तो जब 370 और 35 से हटा, देश के सारे कानून आए, तो इस कानून को भी आना है कि इस कानून के तहत यह है कि भाई जो लोग, मेरा बेटा दिल्ली चला गया जी, उसने वहाँ पर वहीं सेटल हो गया, पढ़ने गया, सेटल हो गया, तो उसका वोट क्या दिल्ली नहीं बनेगा? बनेगा ना। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पर आकर रह रहा है, सेटल हो गया, तो वोट बनाने का उसका राइट है। इसके ऊपर उनको वो बात करने की बात नहीं है। जहाँ तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सर्वे की बात की, वो बुखलाहट में है। बारामूला में 50,000 से ज़्यादा लोगों की रैली, राजौरी पुंछ जो उनका गढ़ गिना गया, 8 सीटें, जिसमें पहली बार बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, इस बार 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली हैं। ये 1 लाख लोग वहाँ गैदर होकर माननीय अमित शाह जी की रैली में एक बड़ा संदेश चला गया। सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, उसके बाद ये क्या जम्मू में जो है वो बियर वगैरह का जो अभी प्रोविजनल स्टोर्स पे कहा गया है कि बिकेगी, क्या जम्मू कश्मीर में जो है अब वो बियर प्रोविजनल स्टोर पे बिकेगी और ये रिलायंस स्मार्ट खुलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक गंभीर मामला है, ठीक है, और हमारा तो ये मानना है कि इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। लेकिन मेरा ये भी कहना है इसके साथ कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे कौन कौन से नशे में जा रहे हैं, हीरोइन, चर्स, गांजा, अफीम, हम, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कितने अच्छे स्टेप उठाए हैं, ठीक है ना। हमने जब पब्लिक से जाना है, पब्लिक से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो है सरासर गलत स्टेप है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान इस समय चल रहा है नशा मुक्त भारत को, लेकिन दूसरी तरफ अगर यही सारी चीजें इस समय यहाँ इंप्लीमेंट होंगी तो कहाँ यूथ जाएगा? यही आपसे ये कह रहा हूँ कि ये गंभीर मामला है, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, इस फैसले के ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो मैं आपसे मेरी आपसे एक राय है कि जो ड्रग एडिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन दिनों खुले हैं, वहाँ भी विज़िट करें, वहाँ भी देखें कि गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। जो लोग बड़े ड्रग्स लेते हैं उनके लिए कितना रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में वो ड्रग्स छोड़ें, उसके लिए कितना काम हो रहा है, इसको भी आपको जो है ज़रूर देखना चाहिए। अलबत्ता ये जो आपने बात बोली है, हम ये कहते हैं इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए और ये चीज़ जो है ठीक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के विबोध गुप्ता जी, जिन्होंने आपने सुनी लिया क्या कुछ इनका कहना था। बियर के ऊपर हमने इनसे सवाल पूछे, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के सियासी हालात इस समय क्या है उसके ऊपर हमने इनसे सवाल पूछे। आप भी अपनी राय जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर।